हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियर सेलेक्ट। आई एम अंशुल सजरा फ्रॉम आईटी रूकी। एंड जैसे कि जे एडवांस की रिवीजन चल रही है तो उसके लिए हम वीडियोस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि बाइनोमियल सीक्वेंस सीरीज एक वीडियो में कर लेंगे, बट वो थोड़ी लंबी होगी तो ठीक है, सीक्वेंस सीरीज की अलग वीडियो बना दिया। हाँ, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2019 जेई एडवांस का क्वेश्चन है। दैट इज कि ए पी ए कॉमा डी डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन ए पी ऑफ एन इन्फाइनाइट ए पी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। सीधी सी बात, ये बिल्कुल बकवास लाइन है। इसका कहने का मतलब ये है कि एक ए पी है जिसका अगर इन्होंने बोल दिया कि ए पी ए कॉमा डी, तो इसका मतलब कोई एक ए पी है जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो ए होगा और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी होगा। फाइन, ओके। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने बोल दिया कि दिस इफ दिस ए पी 1,3 इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ए पी 2,5 इंटरसेक्शन ए पी 3,7 दैट इज इक्वल टू ए पी ए कॉमा डी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस डी। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर ए और कोई एक पर्टिकुलर डी होंगे, ठीक है, वो एक ए पी बना रहे होंगे। तो और वो जो ए पी है ना, वो ये जो तीन ए पी है ना, एक तो 1 4 7 ये वाली, एक जो है हमारे पास 2 7 और कौन से हो गए +5 करेंगे तो 12 17 ये वाली, और एक जो तीसरी आएगी वो ये होगी 3 10 देन 17 ये सब वाली। तो ये जो तीनों ए पी हैं इनके जो कॉमन टर्म्स होंगे, ठीक है, कॉमन टर्म्स सपोज जो भी होंगे, जो कॉमन टर्म्स होंगे ना, जो मतलब तीनों में एग्जैक्ट वैल्यू होंगी, और क्योंकि वो एक नहीं में वैल्यू होंगे ना, क्योंकि वो बार बार रिपीट होंगे, ठीक है, वो कैसे होगी वो भी देख लेते हैं हम। तो उनसे जो एक ए पी बनेगी वो होगी हमारी ए और डी वाली ए पी। तो उसके ए और डी निकालने और उनका सम हमसे पूछा गया। कूल, ओके। अब हम बात करते हैं कि हम ये कैसे निकालें। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारा जो ये फर्स्ट टर्म है इस ए पी में वो इसका होगा। अब मैं इसको मान लेता हूँ कि दिस इज पी एथ टर्म इन फर्स्ट ए पी, जो ये फर्स्ट टर्म होगा ना, जो इसका ए है, ठीक है, यानी कि ए इज पी एथ टर्म इन दिस ए पी, क्यू एथ टर्म इन दिस वन, एंड कौन सा आर एथ टर्म मान लेता हूँ मैं इन दिस वन। कूल, फाइन। अब मैं क्या बोलता हूँ कि P इज इक्वल्स टू, अब हम इसके अकॉर्डिंग लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 3 टाइम्स ऑफ P, एक्चुअली 3 टाइम्स ऑफ P - 1, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 + 5 टाइम्स ऑफ Q - 1, एंड सिमिलरली दैट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 + 7R - 1, ठीक है। इतना तो समझ आ गया होगा। अब मेरे पास जो ये इक्वेशन आई ना, इसके अकॉर्डिंग मैं दो इक्वेशंस लिख सकता हूँ, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो दोनों को इंडिविजुअली लिखते हैं। एंड तो हम यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं। तो मेरे पास ये बनेगा 3P - 2 होगा ना, ये 3P - 2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 5Q - 3, ठीक है। हाँ, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दिस इज 7R - 4। वैसे तो मैंने आपको पता होगा कि ए पी लिखने की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होती है, वो किसी और दिन करेंगे। अभी हम, ठीक है, आप ए प्लस n - 1 डी से ही करो, ओके। तो अब आप ये देख सकते हो। अब इसको एक बार देखते हैं। मैं इसको एक साइड पे करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा P इज इक्वल्स टू व्हाट, 5Q - 1 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली मैं यहाँ से देखता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा R इज इक्वल्स टू 5Q + 1 डिवाइडेड बाई 7। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज कि यहाँ पे जो P मेरे पास है, क्या वो एक इंटीग्रल क्वांटिटी है? बिल्कुल है। तो क्या अब ये जो फ्रैक्शन है वो एक इंटीजर होगी? बिल्कुल होगी। अब ये फ्रैक्शन इंटीजर होगी तो इसके लिए मेरे पास Q की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं वो देखो आप। इसके लिए Q की मेरे पास क्या क्या वैल्यू सकती है कि 1 हो सकती है, नहीं हो सकती। 1 4 5 - 1 दैट इज 4 4 3 से डिवाइड नहीं होता। 2 करके देख लेते हैं। 10 - 1, हाँ बिल्कुल होगा। तो मेरे पास Q की वैल्यू आ जाएगी, 1 ऑफ द वैल्यूज आ जाएंगी 2, ओके। उसके बाद दूसरी वैल्यू देखते हैं। 3 पे होगा ये 15, नहीं। 20 पे, नहीं। उसके बाद 25 पे, हाँ 25 पे होगा, यानी कि Q की वैल्यू 5 हो सकती है, ठीक है। तो 5 हो गया। अब आप ना ये चीज़ चेक कर सकते हो कि ये भी एक्चुअल में क्या होता है ना, कि ये भी जो चीज़ है ना वो AP में होते हैं, क्योंकि टर्म्स जो है ना वो रिपीटेशन में आते हैं बार बार, ठीक है, समझ सकते हो। अगर आपको ऐसे ना समझ आए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये जो 3 है ना नीचे, यही इनका कॉमन डिफरेंस होता है। ये मैं बता देता हूँ, ये आप ध्यान से मतलब देख सकते हो। मतलब अगला टर्म जो होगा ना वो 8 होगा, यानी कि Q की जो अगली वैल्यू होगी वो 8 होगी, 8 और फिर 11 इस तरीके से। तो क्योंकि यहाँ से वैल्यूज आई मेरे पास
2 5 8 11 इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे अगर क्यू की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू की मैंने वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ नहीं, 2 पुट करता हूँ नहीं 11 आएगा यहाँ पे, 3 पुट करता हूँ मैं यहाँ पे तो मेरे पास आ जाएगा 16, वो भी नहीं। उसके बाद मैं 4 पुट करता हूँ, हाँ 4 पे आ रहा है 4। अब मेरे को बस, अब मैं अगली वाली ऐसे नहीं ढूंढूंगा कि मेरे को वो निकालने की मैं 5 पुट करूँ 6 पुट करूँ, नहीं। यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है ना, तो 7 के बाद ही वो गैप मतलब रिपीट होता है, ठीक है। अगर समझ ना आ रहा हो तो इसमें देखो अभी के लिए आप याद कर लो, अदरवाइज इसमें थोड़े से नंबर थ्योरी वाला पार्ट आ रहा है कि इसमें रिमाइंडर्स कैसे मतलब रिपीट होते हैं और उस तरीके से, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, वो यूक्लिड्स एल्गोरिथम में लगती है और कुछ नहीं है, जो एक डिवीजन वाली होती है ना वही उसी का काम है और कुछ नहीं है। तो 4 के बाद मैं यहाँ पे +7 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 11। सिमिलरली एक और आ जाएगा मेरे पास, लिख लेता हूँ मैं 18। इस तरीके से ये भी चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है, ठीक है। अब Q की वैल्यूज़ ये भी अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, यानी कि इसका टर्म और इसके टर्म बराबर हों, है ना, तो मैंने इन दोनों को इक्वेट किया ना, तो इसका टर्म और इसका टर्म अगर कोई दोनों बराबर हों तो उसके लिए मेरे पास Q की जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 4 11 18, यानी कि 4th टर्म ऑफ दिस सीरीज या फिर 11th टर्म ऑफ दिस सीरीज या फिर 18th टर्म ऑफ दिस सीरीज, वन वे। ये वन थिंग, इट इज़ वन थिंग, ठीक है। दूसरा तरीका मेरे पास, दूसरी चीज़ मेरे पास जो है वो ये है कि अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन टर्म्स हैं उनको मैं देखता हूँ, तो मेरे पास जो Q की वैल्यूज आएंगी, यानी कि इस वाली सीरीज़ का जो कौन से वाला टर्म, तो वो होगा मेरा 2nd टर्म, 5th टर्म, 8th टर्म, 11th टर्म, इस तरीके से, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हो कि इसका जो 4th टर्म है, मैंने यहाँ पे ये सीरीज लिखी थी ना, इसका जो 2nd टर्म है वो फर्स्ट वाले सीरीज में किसी ना किसी से मैच करेगा। 2nd टर्म हाँ मैच कर रहा है, ये देखो। सिमिलरली इसका जो कौन सा 4th टर्म होगा वो इस ये अगली वाली सीरीज से मैच करेगा। 4th टर्म 17 इससे मैच कर रहा है, देख लो इस तरीके से। अब मेरे को तो क्या चाहिए कि दोनों मैच करें, तो दोनों के लिए मैं अब इनको देखता हूँ कि इनमें कौन सा कॉमन आ रहा है। तो कॉमन के लिए मेरे पास यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे भी 11 आ रहा है, तो मेरे पास जो 11 टर्म होगा वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। कौन सी पोजीशन पे होगा वो अलग अलग बात है, ठीक है। इसमें 11th पोजीशन पे होगा, इसमें हो सकता है कहीं 8th पे आ जाए या फिर कहीं उससे बाद में आए थोड़ा, ठीक है। इसमें हो सकता है थोड़ा बाद में आ जाए, थोड़ा पहले आ जाए, तो वो फर्क नहीं पड़ता। 8th टर्म हो सकता है, 9th टर्म, 13th टर्म, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वाली सीरीज़ में 11th टर्म है, तो इस वाली सीरीज़ का मैं 11th टर्म लिख लेता हूँ। 11th टर्म मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस AP थी 2,5 है ना, तो इसका जो 11th टर्म आएगा दैट विल बी 2 + व्हाट 10 टाइम्स ऑफ 5, है ना, यानी कि 52, ठीक है। ये तो बात आगे होगी, आपको समझ कैसे करिए, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब ये हमारे पास जो है ये एक्चुअल में A11 नहीं है, ये एक्चुअल में A है, जो हमने पहले देखा था कि ये कौन सी सीरीज़ आ रही है A + D वाली, जो मतलब इनमें सब में जो कॉमन है ना टर्म्स, उनका जो ये फर्स्ट टर्म था वो ये वाला सेकेंड वाली सीरीज़ का 11 टर्म है। अब मेरे को निकालना है इनका कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, D इज़ LCM ऑफ द अदर 3 D's, यानी कि 3 5 एंड 7, ये थे ना 3 5 एंड 7, हाँ। LCM क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट वाली जो सीरीज़ है वो 3 3 के गैप पे रिपीट हो रही है, सेकंड वाली जो सीरीज़ है वो 5 5 के गैप पे रिपीट हो रही है, थर्ड वाली जो सीरीज़ है वो 7 7 के गैप पे रिपीट हो रही है, और जो फर्स्ट टर्म मेरा कॉमन वाली था वो था 52। अब इसको भी अब आगे सेम टर्म्स आनी चाहिए मेरे पास, मतलब ऐसे टर्म्स जो कि फर्स्ट वाली सीरीज़ में, सेकंड वाली सीरीज़ में, थर्ड वाली सीरीज़ में सेम हो। तो उसके लिए मेरे को सेम कुछ ऐसा गैप पर्टिकुलर मेंटेन करना होगा ना, कि हाँ इस पर्टिकुलर गैप के बाद मेरे पास जो फर्स्ट सीरीज़ था उसमें भी वो एक नंबर आए जो कि सेकंड सीरीज़ में भी हो, जो कि थर्ड सीरीज़ में भी हो। तो उसके लिए हम LCM ही लेंगे। ये आपने कुछ 8th 9th क्लास में ऐसी चीज़ें की होंगी ना, कि सपोज एक सर्कल है, यहाँ पे दो लोग स्टार्ट करते हैं भागना, एक 3 मिनट्स में कवर करता है, एक 5 मिनट्स में कवर करता है। तो ये जब स्टार्ट करते हैं उसके बाद ये मिलेंगे कब, इस सर्कल में कहीं भी मिले, लेकिन मिलेंगे कब, तो वो हम कहते हैं ना कि 15 मिनट के बाद मिलेंगे, है ना, क्योंकि 15 मिनट के बाद जो 3 मिनट्स वाला भागते हैं उसके 5 राउंड हो जाएंगे, जो 5 मिनट्स में भागते हैं उसके 3 राउंड हो जाएंगे, तो वो एक्चुअल में पोजीशन सेम पे मिलेंगे। तो वही यहाँ पे तरीका लगा रहे हैं। तो LCM ऑफ दिस इज व्हाट 35, सही है ना, 35, नो इट इज़ नॉट 35, यहाँ पे 3 वाला भी आएगा कुछ, 35 एंड इंटू 3, यानी कि ये आ जाएगा 105। अरे भाई थोड़ा सा बड़ा आ गया, और कोई बात नहीं, ठीक है। 2019 तो वैसे ही ऐसा ही पेपर था जहाँ कैलकुलेशन अजीब सी थे। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया 52, मेरे पास सेकंड टर्म आ गया 105, मेरे को से पूछा A + D, so the answer is 157, that is my answer, ठीक है। Let us move to the next question.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2017 जे एडवांस. इसमें क्या है हमारे पास, द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी. ट्राइंगल में कितनी साइड्स होते हैं? 3. ठीक है, तो 3 अगर नंबर एपी में तो उनको हम किस तरीके से लिखते हैं? ए माइनस टी, ए एंड ए प्लस टी. ठीक है, ये तो आपको पता होगा, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स. उसके बाद हमें दे दिया द ट्राइंगल हैज एरिया 24 स्क्वायर यूनिट्स. अब ट्राइंगल का एरिया जहाँ आता है वहाँ हम हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ठीक है, यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्राइंगल ना दिया होता तो आपके पास 2 गड़बड़ होने के चांस थे. पहले तो हेरोन्स फॉर्मूला लोग जनरली लगाते ही नहीं है. दूसरी, अब अगर आप इस तरीके से लिख लेते हो ना, ए माइनस ए प्लस डी, ए माइनस डी, तो उसमें जो हमारे पास एस एस माइनस ए होता है, इस तरीके से चीज़ें, तो वो वहाँ दिक्कत आ जाती है कि ये यहाँ पे ए भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया ए. तो थोड़ा उस तरीके से हमें सेलेक्टिव होना पड़ता है कि यहाँ पे अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अल्फा बीटा ले लो, या फिर आप यहाँ पे आप कैपिटल ए कैपिटल डी ले लो. ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना अगर इस वाले पेपर में ऐसा कुछ आता है तो. कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आ गया. राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो हमारे पास बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं कि द एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, और बेस और हाइट 2 साइड्स होते हैं. तो 2 साइड्स, सपोज ये मेरे पास था, मैंने डी पॉजिटिव अगर ले रखा है तो मेरे पास सबसे मैक्सिमम वाली साइड तो ये होगी ना, हाइपोटेन्यूज ही होती है. उसके बाद मैं ए और ए माइनस डी किसी को भी ले लूँ, फाइन. तो मेरे पास ए माइनस डी और ए, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा एंड दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर यूनिट्स. अच्छा, समझ आ गई? ओके. अब हमसे इन्होंने ये पूछा है कि व्हाट इज द, चलो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए डी इज इक्वल्स टू 24. अब हमसे इन्होंने ये पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड. स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी? ए माइनस डी, अकॉर्डिंग टू अगर हम की डी पॉजिटिव ले गए हैं. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? पीजीटी. बेसिक्स को नहीं भूलना है. ठीक है, वो तो लगाते रहना है. आपको यहाँ पे देखेगा कि तो 2 वेरिएबल आगे, एक ही इक्वेशन दिए. नहीं, एक इक्वेशन इन्होंने दे दी राइट एंगल ट्राइंगल में. ठीक है, एरिया का अपना है वो मेथड कि हाँ, आप भले एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, वो सब लगाओ तो वहाँ से भी 24 आएगा. तो उसमें भी आपके पास क्या है, राइट एंगल वाला आपको एक अच्छा इन्होंने बेनिफिट दे दिया. लेकिन इसका राइट एंगल ट्रायंगल का मेन मोटो यही होता है कि आपका जो है आप पीजीटी लगा सकते हो. या फिर कई केसेस में जैसे सर्कम सेंटर वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ ये रहता है कि सर्कम सेंटर जो राइट एंगल ट्रायंगल का होता है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करता है. ये मैंने अच्छी बात यहीं पे आपको बता दी, ध्यान रखना इस चीज़ को. कोई बात नहीं, हम पीजीटी लगाते हैं. तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस डी होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ से गया इधर, तो मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर. यहाँ से नेगेटिव में जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर. तो यहाँ पे वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास हो जाएगा 4ad. ओके. अच्छा, अब ए स्क्वायर की वैल्यू है 4ad और मैं यहाँ पे इसको पुट कर सकता था. ठीक है, लेकिन वो मैंने नहीं करना. मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा एडी को मैं पुट करता हूँ. ठीक है, क्योंकि ये देखो, मैं 4ad यहाँ पे पुट करूँगा, मेरे पास 3ad इज इक्वल्स टू 24 आ जाएगा. ठीक है, फिर वहाँ पे वही फिर सेम कन्फ्यूजन है. देखो, 2 इक्वेशंस है, 2 अननोन्स हैं. सॉल्व करने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो 2 इक्वेशन सॉल्व करने के ना बहुत तरीके होते हैं. तो मैं सिंपल से अप्रोच है, मैं यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करूँगा, एडी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ. तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 24. मेरे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 24. और यहाँ पे 3 से ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा. ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 इंटू यानी कि ये हो जाएगा 32. तो देयर माइट बी समथिंग डिफरेंट. हाँ, यहाँ पे मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 48 आएगा. ये चीज़ ध्यान थोड़ी सी रखनी होती है. 48 यहाँ पे 16 आ जाएगा मेरे पास. तो 16 इंटू 4 यानी कि मेरे पास मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 2 आएगा ना यहाँ पे. तो ये आ जाएगा 64. तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8. ठीक है, ए की वैल्यू 8 आ गई और मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ. तो ए इज इक्वल्स टू 4d है, तो डी इज इक्वल्स टू क्या है, ए बाई 4. तो डी इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या है, 2. ठीक है, ए माइनस डी क्या हो जाएगा, 6. ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10. ये तो आपने पाइथागोरन ट्रिपलेट देखा ही हुआ, 6 8 10 पता ही होगा ना आपको, क्योंकि 3 4 5 होते हैं तो उनके कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे 6 8 10 या फिर 9 और यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा. इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट आर ऑल्सो एन पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो स्मॉलेस्ट साइड मेरे से पूछिए, इसका आंसर आ जाएगा 6. न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, this is from 2014 J Advanced. Let ABC be positive numbers, positive integers, okay, such that B upon E is an integer. अच्छी बात है. ABC are in GP. इसका मतलब क्या है कि ABC को GP में तो मैं ले लूँगा कि A
ए आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने दे दिया कि बी अपॉन ए यानी कि रेशियो, कॉमन रेशियो वही होगा ना, तो दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो आर इज एन इंटीजर मेरे पास आ गया, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, अर्थमेटिक मीन ने दे दिया, अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस इज बी प्लस टू, यानी कि ए प्लस ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट 3, दैट इज इक्वल्स टू बी प्लस टू यानी कि ए आर प्लस टू। ओके, अब हम इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3AR प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे ए आर से यहाँ गया तो ये मेरे पास आ जाएगा 2AR, ओके। और ये मैं इसको इधर ले गया तो मेरे पास आ जाता है ए माइनस 2AR प्लस ए आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा और अरे ये तो बहुत ही अच्छी इक्वेशन बन गई, यहाँ पे मेरे पास r माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, देख सकते हो आप। ए मैंने कॉमन लिया 1 माइनस 2R प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 6, तो मेरे पास आ जाएगा ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर ले लो या फिर r माइनस 1 ले लो, एक ही बात है, मैं r माइनस 1 ले रहा हूँ, और होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 6। फाइन, अब इन्होंने मेरे से पूछा ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर ही रहेगा वो, प्लस ए माइनस 14 अपॉन ए प्लस 1। अच्छा, अब हम क्या करें, मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, मेरे पास बाउंडेशन, अब मेरे पास हैं तो दो वेरिएबल्स, मेरे को उनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू इसमें पुट करनी है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास कुछ बाउंडेशंस हैं, बाउंडेशंस क्या हैं कि जो है मेरे पास ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ए जो है वो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, पर ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ऑफ कोर्स होगा ही ना, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई में इक्वल टू में करके 6 आ रहा है, तो ये इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अरे इनडायरेक्टली आप ऐसे भी देख सकते हो ना कि ये स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, मतलब ए बी सी को अगर वो ना भी बोलते ना कि पॉजिटिव इंटीजर है तो भी हमें चल जाता, कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव। एंड वन मोर थिंग कि r माइनस 1 का होल, r इज एन इंटीजर, क्योंकि बी अपॉन एक इंटीजर तो r इज एन इंटीजर, यानी कि r माइनस 1 इज ऑल्सो इंटीजर, उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो दिस इज इंटीग्रल, दिस इज ऑल्सो इंटीग्रल, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा इधर उधर देख लेना, वो समझ आ गया होगा आपको, समझ आने लायक है, बस इतना बहुत है। दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर, और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास 6 के जो फैक्टर्स बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं, 1 एंड 6 या फिर 2 एंड 3, 3 एंड 2 भी हो सकते हैं, 6 एंड 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर जिसके लिए मैं बोल सकूं ये सपोज ए है, ये सपोज r माइनस 1 है का होल स्क्वायर है, इसमें मैं बोल सकता हूँ क्या कि इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ यही बचता है, तो मेरे पास यही केस बचेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, मैं इनका अंडर रूट लूँगा तो r जो है वो इंटीग्रल ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो r माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आएगा और a की जो वैल्यू है वो 6 ही आएगी। फाइन, अच्छा, तो इनसे हमने इन्होंने मेरे से ये वैल्यू पूछी है तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ए स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 6 माइनस 14 डिवाइडेड बाई व्हाट 7, 36 प्लस 6 यानी कि 42 माइनस 14 यानी कि ये मेरे पास बचेगा 28 डिवाइडेड बाई 7 वो कितना आ जाएगा 4, तो मेरा आंसर है 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, IIT JEE 2011 इन्होंने मेरे से पूछ लिया, मेरे को ये कुछ नंबर्स दे दिए, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रियल नंबर्स, इसका जो सम होगा उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखो जहाँ भी आपके पास मिनिमम मैक्सिमम आ जाए ना, तो आपको कुछ चीज़ें तो ध्यान रखनी है। पहला कि वहाँ कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो नहीं बन रहा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है ना तो आप क्वाड्रेटिक वाली जो आइडेंटिटी होती है वो लगा सकते हो, या फिर आप वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम भी लगा सकते हो, कैलकुलस, ठीक है। मैक्सिमम में एक और चीज़ हमारे पास होती है कि आप मॉडुलस वगैरह देख लो, कि मॉडुलस जो जैसे होता है ना कि मॉड ए प्लस बी या ए माइनस बी दैट इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, वो चीज़ भी लगा सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। तीसरा हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम का ही एक केस होता है दैट इज AM GM HM, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है, लेकिन ये जो है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए लगता है, ये अभी आपको ध्यान रखना होता है। तो ये 3 चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसकी बात करते हैं। यहाँ इन्होंने दे दिया ए इज़ पॉजिटिव, थोड़ा सा हिंट मिल गया हमें, ये सेकंड सीरीज का क्वेश्चन है, मैं चैप्टर वाइज कर रहा हूँ लेकिन चैप्टर वाइज आएगा नहीं पेपर में, ये बात बता दूँ आपको, ठीक है। तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। आपको ये क्वेश्चन देख के तो ऐसा लगा अरे ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो कौन से ही टॉपिक का आ गया है ना, ये तो बिल्कुल ही एडवांस पता नहीं कौन से ही लेवल की आ गई,
भाई ये सीक्वेंस सीरीज बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये देखो एक ही कुछ पावर्स है ना, नेगेटिव में क्या फर्क पड़ता है, एक ही पावर, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसकी नेगेटिव पावर हो भले पॉजिटिव पावर हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, ठीक है। तो क्योंकि नेगेटिव पावर का क्या मतलब होता है 1/8⁵, तो वो ये अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अब मेरे पास ये आ गया, अब मैं यहाँ पे ए एम जी एम लगा सकता हूँ। ओके, ए एम जी एम लगाने के लिए मेरे को क्या करना है कि ए एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है। जी एम में मेरे को क्या चाहिए कि ये जो पावर्स है ना, यहाँ पे देखो नेगेटिव पावर्स भी हैं पॉजिटिव पावर्स भी हैं, तो कुछ इस तरीके से मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है ताकि जो पावर्स हैं वो एक ही वो जीरो बन जाए, मतलब सम होके सब जीरो बन जाए, क्योंकि एक ही जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर्स तो एडअप ही होंगे ना, तो उनका सम जो है वो जीरो बन जाए। तो मेरे पास -5 है, -4 है, -3 है, यहाँ पे तो जीरो ही है, और 8 है और 10 है, ये बन गया 18, ये बन गया -9 एंड 12, -12, 18 और -12, मैच तो नहीं करते। तो अब हम क्या करें, इसको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 3 है ना, 3 टाइम्स, तो मैं इसको 3 टुकड़े कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा a⁻5 एज इट इज़, a⁻4 एज इट इज़, a⁻3, a⁻3 अगेन a⁻3 एंड वापस 1 और a⁸ एंड a⁸10। मैंने इससे के 3 टुकड़े किए, उसका मेरे को क्या बेनिफिट मिला कि मेरे को यहाँ पे दो जो पावर्स हैं वो एक्स्ट्रा आ गई, -3 भी -3 भी। और सम क्योंकि करना है तो सम में तो भले मैं 3 लिखूँ भले ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको तोड़ के लिखूँ भले मैं इसको कंबाइन करके लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास -3 और पावर आ गई, तो ये जो 12 था वो -18 बन जाएगा, क्योंकि -6 ऐड हो गया और ये +18 है, तो यहाँ बन जाता है। सपोज इन केस मेरे पास यहाँ पे 3 ना होता, यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली होता है a⁻5, a⁻4, a⁻3, 1, यहाँ पे 3 टाइम्स ना होता, तो हम उस केस में क्या करते हैं, a⁻3/3, 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 3 ही टुकड़े करने हैं ना, मैंने इस तरीके से कर लिए, क्या फ़र्क पड़ता है, सम तो इनका वैसे भी यही वही वाला रहने वाला है कि a⁻3, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो जब हम सम ही कर रहे हैं एम के लिए, दोस्तों वैसे भी हमें सम ही करना होता है, तो हम इस तरीके से तोड़ें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें हमें जीएम में फ़ायदा मिल जाता है। जीएम में हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि हम ये पावर्स जो है वो कैंसिल करके जीरो बना देते हैं उनको, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, बहुत देर होगी, बहुत बातें बता दी मैंने। ये कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आप 6 मत लिख देना, ये इसको एक टर्म मत लिख देना, इसको अलग अलग लिया हमने, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएंगे 6 टर्म्स, फाइन। मेरे पास आ जाएंगे 8 टर्म्स, सॉरी 8 टर्म आ गए, और इन सबका जो सम है वो मेरे से पूछा है, तो लेट इट बी s डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स 8 आएगा, यार क्या कर रहा हूँ मैं, 8 दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएंगे ये सारे इनका प्रोडक्ट, और इन सब का अंडर रूट नहीं आएगा एक्चुअली, यहाँ पे आएगा 8th पावर, ठीक है। 8th पावर में इन सब का प्रोडक्ट क्या होने वाला है 1, तो मैं यहाँ पे सीधा ही 1 लिख लेता हूँ। तो s इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 8 अंडर 1 की पावर 1/8, वो क्या होते हैं 1 नहीं होता, तो ये 1 आ जाएगा। तो s इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 8, दिस इज द आंसर।